जैसा कि साथियों देख सकते हैं कि आज हम लाइव हुए हैं यूपी में। जिस प्रकार से जंगल राज चल रहा है और जिस प्रकार से मतलब कि एक तरह से वो प्रजातंत्र से वो राजतंत्र की तरफ जाने की वो स्थिति दिखाई दे रहा है। वो जो मनुस्मृति में जो चीजें लिखी हुई थी वो चीजें आपको यहाँ पर दंड के रूप में वो चीजें भाजपा द्वारा किया जा रहा है। वो कृत्य जो है बहुत ही किया जा रहा है। और ऐसा हम सोच सकते कभी हम लोग के बीच में ऐसा दिमाग में आएगा कि जो मारे गए वो तो अपराधी ही थे। अगर वो मारे गए तो कौन सा उनके प्रति सहानुभूति दिखाई या क्या फर्क पड़ता है। अगर वो मारे गए तो ठीक ही तो हुए। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि वो अगर उनको फांसी मिल जाता तो वो समाज में एक मिसाल बनता। अगर उनको उम्र कैद या फांसी मिलता। लेकिन अगर उनको मारने वाला कोई अगर कोई और मारता है और फिर जब उनको मारता है तो वो एक तरह से वो खुद अपराधी एक और जन्म ले लेता है। और यहाँ पर यूपी में 3 और अपराधी ने जन्म ले लिया। ये बड़ी चीज है। और इसी के लिए हम आज माले के बहुत ही पुराने साथी और बहुत ही अनुभवी साथी रहे हैं जो बक्सर ग्रांड पे क्षेत्र में छात्र राजनीति से जुड़े हुए तमाम तरह की चीजों में हमारे साथ जुड़े। और बचपन से मैं उनको देखते आया हूँ। हर जो आरवाई के जो युवा जो है इनसे काफी कुछ इनसे सीखने को मिला है। आज मैं उनके साथ नीरज जी के साथ हूँ। नीरज जी आप अपना कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। जय भीम, लाल सलाम है। आज हम लोग एक बेहद ही माने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी माने एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि अपराधियों का समर्थक अपराधी हो सकता है और हम लोग उसके अपराध का कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था जो बना हुआ है और इस देश में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है किसी को सजा देने की, उसके तरीके पर ये आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है, माने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के ऊपर में माने सैकड़ों एफआईआर हैं। उनका अपना पिछला माने इतिहास रहा है। लेकिन क्या आज जो उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है और जिस तरीके से संवैधानिक चीजों को एक तरफ जब हमने पिछली सरकार में देखा था कि माने आप देखिए कि संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि चाहे वो अपराधी किसी भी लेवल का हो, उसको अपनी बात को रखने का, अपना न्याय माने उसको हासिल करने का, उसको हमारे संविधान ने हक दिया हुआ है। हमने कसाब के मामले में भी देखा। आप देखिए कि कसाब के मामले में भी पूरी तरीके से इस देश में उसको बायाफ्ते वकील मुहैया कराया गया। उसको माने जिसमें हमारे नौजवान और देश पर आतंकी हमला, माने इससे बड़ा अपराध तो मेरे ख्याल से इनका नहीं हो सकता, अतीक जिनकी हत्या की गई है। तो लेकिन हम कसाब के मामले में भी हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया गया, बजाते उनको अपने देश में वकील मुहैया गया, उनको भी अपने पक्ष रखने का दिया गया। फिर उस कानून के तहत में उनको सजा हुई, फांसी हुई और तमाम तरह की चीजें चली। लेकिन क्या ये कानून का राज है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कानून का राज नहीं है तो क्या इस एनकाउंटर राज में समाज को हम किस तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए कि एक तरीके माने कुछ लोग जो हैं बहुत, या एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लोग इस माने हत्याकांड से जश्न मना रहे हैं कि ठीक है, एक अपराधी है वो मारा गया या माने उसको ठोक दिया गया। एक तरीके से सारे लोगों को हम नहीं कह सकते हैं। एक हिंदू समाज का एक तबका है जो अपना इस तरीके का, जो हिंदू मुस्लिम करने में, जो देश के प्रोपेगेंडा में शामिल रहते हैं, वो अपना अपना जश्न मना रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के भीतर जो ये बीमारी, जो ये लक्षण जो पैदा हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। ये कानून का राज नहीं है। कानून का राज तो ये बिल्कुल नहीं है। ये इसको एनकाउंटर राज आप जरूर कह सकते हैं, आप पुलिसिया राज जरूर कह सकते हैं।
तथाकथित लोग बोलते हैं कि बिहार में तो जंगल राज था, इसको तो पता नहीं क्या ही कहा जा सकता है, इसको इससे तो ज्यादा ही कहा जा सकता है। इसमें लोग कह रहे हैं कि अपराधियों ने आकर के गोली मारी। जिस अपराधी के माने सुरक्षा में आप लोगों ने माने पूरा सरकारी तंत्र एक फेल है। एक आदमी की पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है, पुलिस की सुरक्षा घेरे में आकर के लोग उनको मारे जा रहे हैं, मार दे जाते हैं। तो ये किस तरीके का फिर आपका कानून का राज है? आपका कानून तो पूरा इसमें फेलियर है। आप तो एक अपराधी को, तथाकथित अपराधी को आप जो है उसको अपनी बात रखने का, उसको न्याय प्रणाली के तहत उसको सजा दिलवाने का आपके अंदर तब क्षमता नहीं है। क्या हम लोग या हमारा समाज इस बात की इजाजत देगा कि अपराधियों को बजाय हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है उसकी तहत उसको न्याय और सजा दोनों का जो प्रावधान है उसको दिलवाने के बजाय हम लोग सीधे अपराधियों का एनकाउंटर करते चलेंगे? क्या इस बात की सजा देती है? तो फिर इस राज्य में फिर न्याय प्रणाली की का औचित्य ही क्या रह जाता है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये इसके लिए हमारे समाज के लिए एक बड़ा माने ये सोचने का विषय है। और ये कोई खुशी के लिए माने ये नहीं है। ये हो सकता है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हो या दिन रात जिनका हिंदू मुस्लिमों से माने बात करके और उनको जो हिंदू राष्ट्र तथा कथित बनाने की अपना बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खुशी का हो सकता है। लेकिन इस देश के जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, जिनको न्याय प्रणाली और न्यायपालिका पर भरोसा है, उनके लिए ये बेहद ही चिंता का विषय है। और मेरे ख्याल से इस पर माने हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। यही अच्छा, भाजपा की तरफ से लोगों को कहा जाता है कि अच्छा हुआ कि मारे गए, कम से कम अजमल कसाब की तरह माने कि जेल में उनको ख्याति नहीं किया जाता, उनको ज्यादा खातिरदारी नहीं किया जाता, उन पर बेवजह पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। जेल में रहते तो ऐसे आराम की जिंदगी जीते। कहीं ना कहीं देखा भी गया है कि जो जेल में जो ऐसे अपराधी जो कहीं कहीं वो वीआईपी फैसिलिटी उनको मिला हुआ है देखिए और लोगों से। तो इस पर मैंने इसके जो मैंने वही तो कहा ना कि ये जो है माने भाजपा के लोग और तथाकथित उनका जो माने ट्रोल आर्मी है, ये लोग इस तरीके के ये तो मिठाई बांट रहे हैं, ये सरेआम ये जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बताइए कि आप खुद ही देखिए कि देश में जब अंग्रेजों का शासन था, हम तब से माने लेके आ रहे हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि माने फिर आईपीसी ओपीसी को पलट दीजिए क्योंकि ये भी अंग्रेजों का। तो देश में जब अंग्रेजी शासन था, आप देख लीजिए कि शहीद आजम भगत सिंह का जब माने बम फेंकने के बाद में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने के बाद में जो जिरह हुए उनके न्यायालय के अंदर, उन्होंने सारे देश के नौजवानों के सामने और पूरी दुनिया में ये सामने रखा कि ये जो अंग्रेजों की न्याय प्रणाली है, जो कहती है कि दुनिया में हमसे बेहतर न्याय प्रणाली कोई नहीं है, हम सबसे बेहतर माने न्याय करने में माने सक्षम है, उन्होंने ये दुनिया के सामने रखा और देश के नौजवानों के सामने रखा कि देखिए ये जो अंग्रेज हैं ये तो डरते हैं कि एक आदमी के सामने माने न्यायालय में जिरह कैसे करें, उनके सवालों का जवाब नहीं। आपने जब देखो भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई तो उनको न्यायालय से बाहर कर दिया गया, माने उनकी अनुपस्थिति में उनको सजा सुनाई गई है। तो देखिए उसके खिलाफ हम लोग कितना आक्रोश है इस देशवासी में। क्या कोई देशवासी, और उस बात को तो हम लेंगे ही, लेकिन उस समय भी जब देश गुलाम में था तब भी भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारियों को अपनी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म बयाबते पत्रकारों की उपस्थिति में और तमाम चीजों को कहने का उनको अधिकार तो दिया ही गया ना। तो क्या ये कहने का और न्याय प्रणालिका के तहत अपनी बात को रखने का, ठीक है माने जितना जो अपराध है अपराध के पक्ष में कोई नहीं है, हमारा सवाल सिर्फ प्रक्रिया पर है कि क्या आप न्यायिक प्रक्रिया पे, जब हम अंग्रेज के माने गुलाम थे तब भी हमारे क्रांतिकारी साथियों को भी अंग्रेज के न्यायालयों ने अपनी बात रखने का एक हद तक माने उसने जगह दिया।
लेकिन उसके बाद आज का जो माने हालात जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं उस वो तो बिल्कुल ही आप कहिए कि उससे भी बदतर है। माने क्या चाहते हैं आपकी माने अपराधियों को कुछ अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है कि किसी ने किसी के ऊपर एफआईआर कर दिया, आपने उसका घर तोड़ दिया, किसी ने किसी माने अपराधियों के आप पकड़ करके ले गए और आपने उनको माने एनकाउंटर कर दिया। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। फिर न्यायपालिका का और तमाम न्यायालयों का औचित्य क्या बचे जाता है। तो ये एक बड़ा माने कि वो है, ये ठीक नहीं है। ये हमारे समाज के लिए सोचना है और जो भी न्याय पसंद लोग हैं उनको आपको माने कि ये देखना माने ये जरूरी है। अगर इस अच्छा तरीके का पूरा चलना माने करते रहे लोग और यही नियम अगर चलता रहा तो हमको नहीं लगता कि फिर कुछ बचेगा। आप क्योंकि आप देखिए अगर आप एनकाउंटर ही करने में आ जाइए तो एनसीआरबी का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए ना, यूपी में हर 2 घंटे पर एक रेप का मामला दर्ज हो रहा है। तो क्या कीजिएगा, आप सारे रेपिस्टों को गोली मार दीजिएगा तो मार दीजिए, बचेगा कौन। हर 2 घंटे पे जो है एक रेप का केस दर्ज हो रहा है। ये वो केसेस हैं जो दर्ज हो पा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे अभी हैं कि जो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। तो आप देखिए कि उसमें अभी जो माने एनसीआरबी का ही रिपोर्ट के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ कि 66 लाख केसेस जो है क्रिमिनल केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। माने 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, 66 लाख लोगों को आप गोली मार दीजिएगा, उनका एनकाउंटर कर दीजिएगा। ये तो कोई माने ठीक नहीं है। इसकी प्रक्रिया पर हम लोग को सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉमन चीज देखने को आया है जब से मैंने भाजपा आई है और इस प्रकार का चीज कि एक खास जाति को टारगेट किया जा रहा है उसमें, और वो जाति के को टारगेट करके उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है। मैं जो हेलो जी जी सुन पा रहे हैं? हाँ, तो आप ये चीज देखिएगा कि जो कुशवाहा जो जाति है उसको हमको लगता है कि यूपी, ये मेरा सोच है जहाँ तक हम गिद्दा आंकड़ा मिला है तरह तरह का, जो सासाराम और ये सब में जो बजरंग दल के जो हिस्सा में जो गाय जो काटा गया सासाराम में ही किया गया अशोक जयंती के समय, तो उस समय किया गया। तो रामनवमी के समय उनको पूर्वजों से कुशवाहा को जोड़ा जा रहा है। फिर टीवी में भी काल्पनिक चीजों को दिखाया जा रहा है कि आप राम के वंशज है, जानबूझकर वो दिखाया जा रहा है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाए, उस जाति को कनेक्शन उनको दिखाया जा सके। ऊपर से जो गाय काटा गया उसी जाति से वो बिलोंग करता था, ऊपर से ये जो हत्या हुआ उसी जाति से बिलोंग करता था। ऊपर से आप बिहार में आप देखिएगा तो अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी को बना दिया जाता है, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि ये एक षड्यंत्र की तरह जाति को जो है दिमाग पे जो कैप्चर किया जा रहा है और उनसे ये काम करवाया जा रहा है कि वो जगह जगह अपना पॉलिटिक्स का जो आंकड़ा जो गेम है वो खेल सके, नंबरिंग गेम। देखिए, जाति का जो मसला है तो इससे पहले तो होगा कि भाजपा की राजनीति को आपको समझना होगा। भाजपा को किसी जाति विशेष से बहुत प्रेम नहीं है, ठीक है। आप जब देखिए कि राजा माने जो भी देश में राज किए हैं, तो आप राज करने वालों का प्रवृत्ति को आप समझिए, उससे जाति का आपको क्या मतलब। अभी जो है उनको राज करने के लिए सबसे माने आसान उपाय यही है कि एक माने मुस्लिम समुदाय पर आप हमला कीजिए और हिंदू मुस्लिम कीजिए, और हिंदू मुस्लिम करने पे उनको माने कि वोट लेना है। आप इनका पूरा पैटर्न को आप समझिए, क्रोनोलॉजी को, भाजपा को आप समझिए कि आप जाति विशेष काम कर, जैसे अभी ही माने इन्होंने दलितों, अब मुस्लिम को छोड़िए, आप दलितों पर ही आप ले लीजिए, तो इन्होंने खूब ढिंढोरा पीटा है कि द्रौपदी माननीय माने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति इन्होंने बना, एक दलित का माने इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधित्व उनको दिया गया देश का। आप देखिए परसों ही माने राज्यपाल मलिक जी का आया है बयान, आपने उनके बयान से आपने देखा कि जब राष्ट्रपति जी से उनको मिलने के लिए जाना, एक राज्यपाल है, 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, और आप जब मैंने 370 हटाया गया कश्मीर में तब वो थे, पुलवामा का जब अटैक हुआ तब वो थे,
उन्होंने एक माने ये अपना बयान दिया कि राष्ट्रपति जी से जब हमको मिलने के लिए जाना था राष्ट्रपति भवन, तो पीएमओ से हमको फोन आया कि भाई आप जो है आपका माने मिलने का ये समय जो था वो आज कैंसिल किया जाता है, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा। उन्होंने फिर बताया उसमें कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी जो कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये तय करने के लिए पीएमओ, और पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तय करते हैं कि आप राष्ट्रपति से कौन आदमी को मिलना है और किसको नहीं मिलना है। एक माने आप पद भी समझिए कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन उनका भी हेड माने उनसे कौन मिलना है किसको नहीं मिलना है ये प्रधानमंत्री मोदी हमारे तय कर रहे हैं, पीएमओ उनका तय कर रहा है। तो आप कौन किसको सामने किया जा रहा है चेहरे पे मत जाइए। इन्होंने जो पूरा माने हिंदू मुस्लिम करने के बाद में जो देश के सामने ये खाका रखा है कि माने हमको हिंदू राष्ट्र इसमें बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र में आप बताइए कि दलितों का स्थान क्या रह जाता है, आप बताइए कि उसमें पिछड़ों का स्थान क्या रह जाता है, कुछ नहीं, वही जो उनके वर्ण व्यवस्था में रहा है हजारों साल से। इनको तो माने अछूतों को आज भी देखिए कि जितने दलित हैं आखिर वो तमाम सुविधाओं से तमाम संसाधनों से बाहर, आपके समाज से बाहर क्यों है? क्योंकि उनको हजारों साल से इसी तरीके से रखा गया है शासन करने के लिए। ठीक है, बजरंग दल वाले हो या माने आप रामनवमी में जिस तरीके का ये लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, आपने माने रामनवमी में पहले तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल होते थे। आप देखिए कि धीरे धीरे वो झंडा भी उन लोगों ने अपना बदल दिया, उस समय का झंडा दूसरा होता था, अभी जो है झंडा उन्होंने बदल दिया, रंग उसका बदल दिया, उसमें जो तमाम समुदाय को जो शामिल करने का जो बात था उसमें उन चीजों को आपने बदल दिया। तो इनको जाति विशेष से मतलब नहीं है, ये तो सबको माने रखे हुए हैं, वही रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहा है। अब राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के बाद तो ये माने साबित ही हो गया ना कि आप देश के माने सर्वोच्च पद पर एक दलित को बैठा करके और उनको पपेट बनाए हुए हैं, आप उनको तमाम ये सब चला रहे हैं। तो ये किसी को समझे, बिहार में ही आप ले लिए सम्राट चौधरी जी को उन्होंने आगे किया हुआ है, और ये अपने मन में ख्याली पुलाव जरूर पका सकते हैं कि भाई हमको सीएम को बना देंगे। उत्तर प्रदेश में तो नहीं बना, बिहार में कैसे बनेगा? तो इनका तो कोई मसला नहीं है। बिहार में उत्तर प्रदेश में जोगी जी के लिए तो लोगों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन बना तो दिया गया उन्हीं को ला करके। तो ये भाजपा की नीति रही कि आपको बांटने का, जातियों को विभाजन करने का, और उन्हीं जातियों में से कुछ नेताओं को चुन करके अपना साध लेना है, और फिर राज किसको करना है उनको अपना उसमें बैठा देना है। बाकी उनको हाँ जी। जनता से, इस देश से और किसी से कोई विशेष लगाव नहीं है। इसको सीधा सीधा मैंने ये समझा जाना चाहिए। हम्म, इस बात को अब सुने, मैं इस बात को इसलिए मैं ये प्रश्न रखा कि ये जो खास जाति जो अपने आप को जोड़ रही है भाजपा से, ये इनकी चालों को समझे और इनको चालों को समझे कि उनका भाई किस तरफ है। उनका भाई कोई भगवाधारी अगर कोई है तो वो उनका भाई नहीं है, नहीं उनका जाति विशेष का आपको कोई हीरो वहां पे बन सकता है। ठीक है, और यही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य भले ही यूपी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहाँ के एक लड़की थी जो मौर्य जो उसी जाति से आती थी, उसका रेप हुआ, उसी का शायद कॉमरेड आपको नाम याद होगा, वहाँ का जो विधायक था वही रेप किया उनका, वही सेंगर जी किया, और उनके पूरे सेंगर हाँ जी, कुलदीप सिंह हाँ सेंगर। हाँ, उसने पूरे खानदान को उसके मरवा दिया, लेकिन तभी भी क्या उसके आए क्या सामने? इन चीजों को समझना होगा लोगों को। और कोई भाई जो प्रश्न रखना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो में आने के लिए। देखिए आप माने पूरे अपराध पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप देखिए कि माने योगी सर माने जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि आप अपराध के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो आप एनसीआरबी का रिपोर्ट ही आप ढंग से पढ़ लीजिए। आप देखिए कि माने दलितों के साथ में या पिछड़ी जातियों के साथ में वहां पे क्या चल रहा है। अच्छा, बहुत सारा लोग आरक्षण पे सवाल उठाया, हम लोगों ने ये खुले तौर पर कहा है कि भाई जो
इकोनॉमिकली माने ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण उसमें दिया गया है सवर्णों को आर्थिक आधार पर जो है उसके खिलाफ है हम लोग हाँ भाई इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा आर्थिक आधार पर संवैधानिक भी नहीं है हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण देने के लिए तो उसका नहीं है। अभी इनके पेट में बहुत दर्द होता है कि भाई जाति के माने कई लोग ये ताने भी माने आमतौर पे ये मारते रहते हैं कि भाई आरक्षण के नाम पर तुम बन गए ये बन गए वो बन गए जाति के नाम पर आरक्षण ले लिया और ये कर लिया। अरे भाई आप उनका इतिहास भी तो देखिए। आपने जाति के आधार पर ही तो दलितों पर हजारों हजार साल तक उनको अछूत बना के रखा नहीं बना के रखा क्या? आपने अमानवीय जुल्म किया किस आधार पर? जाति के आधार पर। आपने तमाम जो चीजें की हैं उनके साथ में उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया किस आधार पर? जाति के आधार पर। उनको पानी पीने तक आपने नहीं दिया आपने समाज में उठने बैठने की जगह नहीं दी आपने उनको अछूत बनाकर बाहर रखा आपने जो है पिछड़ों को अति पिछड़ों को जाति के आधार पर ही तमाम चीजों से जन मैंने उनको समाज में या संसाधन में किसी चीज का कोई अधिकार दिया क्या? नहीं दिया। उन तमाम चीजों का आधार तो जाति ही है और जाति के आधार पर ही आप लोगों ने तमाम ये जुल्म और अत्याचार हजारों साल से आप करते आ रहे हैं। आज संविधान में जब हमें जाति के आधार पर ही ये चीज मिली है तो हम आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तब आपको जाति से जब आपको जुल्म करना था तो आपको जाति से कोई दिक्कत नहीं था। आज जब उसी जाति के आधार पर संवैधानिक अधिकार प्राप्त करके आरक्षण के बदौलत ही सही जो भी 5-10% लोग अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं आज पढ़ लिख पा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनको दिक्कत यही है। इनको दिक्कत यही है कि जब दलित और पिछड़े पढ़ने लगेंगे तो भाई सवाल करेंगे ये पूछेंगे कि भाई हजारों साल तक नहीं है हमको क्यों रखा गया पीछे? ये सवाल करेंगे कि भाई सारा धरती और आकाश आपका ही क्यों है हमारा क्यों नहीं है? ये सवाल रखेंगे कि सारे धन संपत्ति और तमाम संसाधनों पर माने आपका ही क्यों अधिकार है और उसमें दलितों और पिछड़ों का क्यों नहीं है? तो ये सवाल तो आप पूछेंगे इसमें लाजमी है। तो आपको अब माने कई तरीके से आपको आउट करने की कोशिश की जा रही है। जब ये आप पढ़ने की बारी जब हमारी आई तो आप देखिए कि सारे स्कूल और कॉलेजों को ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं सब चीज खत्म कर देना चाहते हैं। रोज रोज इनका अब तमाम अब स्कूल कॉलेज पे बात हो माने एजुकेशन पे आपका बात हो तो आपको ना पढ़ने के लिए 10 सवाल है और उस सवालों से मुंह छुपाने के लिए आपके पास है कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए। आप तो किसी चीज के माने रहनुमा नहीं है। आप माने रहनुमा तो है नहीं। दलित लड़की के साथ में हत्या बलात्कार की कितनी ही घटनाएं होंगी। आपके विधायक लोगों ने उनका रेप किया उनके परिवार को मरवा दिया जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं आपने भाई उनका इनकाउंटर किया क्या? उनका इनकाउंटर तो नहीं किया। तो बीजेपी का हमेशा से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स रहा है माने चूज करने का आपको बांटने का और बाकी इनको किसी चीज से ना इनको भ्रष्टाचार से कोई मतलब है ना इनको आपको माने अपराध से कोई मतलब है मिटाने का है। इनको हर हाल में कुर्सी चाहिए और कुर्सी पर बैठा होना चाहिए। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को सड़क पे और तमाम चीजों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये माने हम लोग जितना जल्दी बेहतर समझे इसको आगे करना है। जी अच्छा, टेक्स्ट से जिस प्रकार से मुगल का इतिहास जो बताया जा रहा है कि वो हटाया गया है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिसमें अकबर का खास तौर पर दिखाया गया कि अकबर का जो है योगदान जो है वो हटाया गया है अकबर का। और अकबर के योगदान में ये चीज था कि वो सेकुलर थे और वो सेकुलर होने के नाते वो तो कभी कभी ये भी दिखाया गया कि वो तो मुस्लिम जो संप्रदाय है उनके खिलाफ भी गए और मुस्लिम जो है उनको काफी विरोध उनको झेलना पड़ा है। अगर उनके इतिहास को पढ़ा जाए तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उसको जो जिस प्रकार से हटाया गया? देखिए बेसिकली क्या है कि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा हम इसे पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ठीक है 200 हम मानते हैं कि 200 साल अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। अगर आप मान लीजिए कि मुगल सब एक बात तो पहले हम लोग समझ लें कि भाई मुगल आए तो गए कहाँ? यहाँ से कहाँ गए मुगल? तो यहाँ
आए, यहाँ रहे, इसी की मिट्टी में दफन हो गए। और उनका तो देश की आजादी की लड़ाई में कई सारे लोगों का माने बलिदान उनका शामिल है। आप लोगों ने देखिए, बहादुर शाह जफर का आप ले लीजिए एग्जाम्पल, अपने दो दो बेटों का सर कटवाया उन्होंने, किसके लिए? आप 1857 का आप क्रांति देखिए, उसमें रहा। लेकिन हम उससे पीछे चले जाते हैं, जब मुगल नहीं थे तो देश पे किनका शासन था? जब देश पे इन्हीं का शासन था, तब फिर भाई दलितों के साथ में अत्याचार क्यों थे? क्यों दलितों को कोई अधिकार आप लोगों ने नहीं दिया? क्यों पिछड़ों को कोई अधिकार आप लोगों ने नहीं दिया? क्यों इनको अछूत बनाकर आपने हजारों साल तक इनको रखा? मामला सीधा साफ साफ है एकदम, आप इसको कितना भी घुमाए, क्योंकि इन ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नाना प्रकार के इतिहास को रचते रहते हैं। तो ये तमाम चीजों को उलझाने वाले, माने उलझा करके और मुद्दे को इधर उधर भटका करके रखने वाले ये सब लोग हैं। इसमें हम लोगों को फंसना नहीं है। हमको जो हमारा जो देखिए देश को बर्बाद करने पे ये लोग तुले हुए हैं। इनको अभी अंग्रेजों की लड़ाई में या देश की आजादी की लड़ाई में आप इनसे पूछिए कि भाई आपका दो चार को नेता का नाम बता दीजिए जो देश की आजादी में आपका सहयोग किसी ने किया हो, आपको एक भी नेता नहीं मिलेगा। आप लोगों ने, इनका इतिहास रहा है भाई कि ये अंग्रेजों की चापलूसी किए हैं। जब भगत सिंह जेल में देश के नौजवान जब फांसियों पर चढ़ रहे थे और सड़कों पर क्रांति का झंडा बुलंद किए हुए थे, तब इनके नेता लोग जी हजूरी कर रहे थे, अंग्रेजों से अपना वेतन एक तरीके से कहिए कि ले करके, और देश की आजादी को कमजोर करने का काम कर रहे थे, और आज उनको देश का वीर बता रहे हैं लोग। ये सब चीजें चल रही, इनका कोई अपना इतिहास नहीं है। और जिनका कोई अपना इतिहास नहीं है वो दूसरे के इतिहास को तहस नहस करके अपना जबरदस्ती एक जगह बनाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इससे पहले की बात कीजिए ना, ठीक है, मुगल से पहले की भी बात कर लीजिए, तब क्या? मुगल के आने के पहले क्या? तब तो आप ही थे ना भाई, इसमें कौन था? तब फिर दलित कहाँ थे? उनका अधिकार कहाँ था? आप आज ऐतिहासिक बन रहे हैं तो तब क्यों नहीं किया आपने? तो इनका कोई अपना कुछ नहीं है, और इनको कभी इससे मतलब भी नहीं रहा। इनको ना देश से प्रेम है, ना देश की जनता से प्रेम है। ये तमाम चीजों को मैंने किसी भी तरीके से सत्ता पर रहने के लिए, आज असल मुद्दों से भटकाने के लिए, जो हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, देश की उन्नति है, एकता है, भाईचारा है, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम चीजों को अपना इधर उधर का बात ये करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आप देखिए 70 साल ही लोग रटते रहते हैं, और 70 साल इतना सारा पूरा देश का जो भी कमाया हुआ संपत्ति या बनाया हुआ संपत्ति है सबको बेच ही रहे हैं। भाई वो नहीं बना होता तो आप बेच किसको रहते? आप क्या बेचते हैं और किसको बेचते हैं? फिर तो आपने दोस्तों के लिए आपके पास नहीं, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। जो भी देश का बचा हुआ है उसको आप बेच रहे हैं। आपका अपना बनाया हुआ इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, आपका योगदान कुछ नहीं है। 55 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ 70 लाख रुपए में कर्जा था देश का। अभी आप देखिए कि वो 150 माने 150 लाख करोड़ रुपया हो गया, बताए 8 साल में। और डेवलपमेंट के नाम का क्या है? डेवलपमेंट के नाम पे आप देखिए, एक माने हम उदाहरण आपको हम दे देते हैं कि ये कहते हैं कि तमाम जो है लोगों को हमने गरीबी से मुक्त कराया, हमने ये किया वो किया फलान किया ढिमकान किया। आप कह रहे हैं कि माने हमने उज्ज्वला दिया, या अभी उत्तर प्रदेश का और देश का मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो लगा के ये आता है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं, या हम लोग ग्राउंड पर रोज हम लोग करते हैं ये काम, कि राशन कार्ड किन लोगों को मुहैया कराया जाता है? जिनके पास में रहने के लिए ढंग का घर नहीं, जिनका माने मासिक इनकम जो है 10,000 रुपए से कम है। आज के समय में जब नीति आयोग का रिपोर्ट है कि भाई 18,000, भाई अब तो बढ़ गया, अब तो 25,000, कि अब आपको 25,000 रुपए से कम में आपका घर का गुजारा नहीं चल रहा या नहीं चल पाएगा। अगर आपको इंसान की तरह जीना है तो आपको 25,000 रुपए मासिक आपको की उसकी जरूरत होती है। और ऐसे समय में जब आप देश में 10 साल से आप 9 साल से आप माने यहाँ पे राज कर रहे हैं, और 10 साल के बाद भी आप अगर ये प्रचार कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि भाई इस देश के 80 करोड़ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना आमदनी से खा सके, तो आपने किसका विकास किया? ये ये तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। मुफ्त में आपने गैस का सिलेंडर दे दिया, ठीक है, मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन क्या उन लोगों के अंदर आपने क्षमता इतनी क्यों नहीं पैदा की कि वो आपको मुफ्त की सिलेंडर की जरूरत ना पड़े, उनको आप खुद ही खरीद सकते? हम्म। हेलो। आवाज आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो हेलो। जगह जी आवाज आपका नहीं है, आवाज। ये हाँ हाँ। अच्छा, ये बोले कि जिस प्रकार से आप बात की कि उनके पास कोई मतलब इतिहास नहीं है, उनका अपना कोई, इसलिए वो दूसरे का इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और आपको नहीं लगता है कि वो हमारा ही बिल्कुल इतिहास बिल्कुल। हमारा ही हीरो को अपना ही हीरो बनाने में लगे हुए हैं? जिस प्रकार से भगत सिंह को नाम लेकर करते हैं, जबकि भगत सिंह एक प्योर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी रह चुके हैं। ऊपर से आप सुभाष चंद्र बोस की वो बात करते हैं, जो सबसे कम्युनिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। और तमाम तरह के ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम्युनिस्ट से क्रांतिकारी रह चुके हैं, और उनको अपने किताबों में भी उन्होंने लिखा हुआ है, तभी भी वो बात करते हैं कि जैसे कि ये उनका ही हीरो है, और गांधी के खिलाफ और अम्बेडकर के खिलाफ बातों को वो दिखाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भगत सिंह को माने अगर आप इतना ही अगर आप समझते हैं कि माने हाँ बम पिस्तौल और हमारे सोल्जर्स मर्डर और खत्म, तो इस पे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग चाहते भी हैं। आप देखिए कि माने अम्बेडकर को लेकर के भी ये बातें हैं कि भीमराव और डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के ये रही हैं कि बस एक संविधान निर्माता और माने खत्म, माने एक संविधान लिखा और उनका खत्म, लेकिन इससे नहीं काम चलेगा। आपको इसके पीछे का पूरा माने जो मामला है उसको आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने झेला, भगत सिंह ने भगत सिंह का जो संघर्ष रहा है, ठीक है, उम्र उनकी कम ही उम्र में उनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन इस कम हाँ उम्र में जो है उन्होंने जो दुनिया को रास्ता दिखाया, जो हिंदुस्तान के लिए अपना एक खाका तैयार किया, उस खाका को साकार करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। और ये लोग चाहते हैं कि भगत सिंह को सिर्फ इतना ही दिखाया जाए कि एक नौजवान लड़का, और उनकी वो नौजवानी थी, नौजवानी की खुमारी में उन्होंने मने मर्डर किया और उसमें उनकी फांसी हुई और ये बात खत्म है। लेकिन नहीं, देश में समाजवाद का माने स्थापना करना, आप उनके अंतिम समय को भी देखिए कि समाजवाद की स्थापना के लिए वो जीवन पर्यंत रहे हैं। उन्होंने कितना महत्वपूर्ण उन्होंने कोट किया कि भाई क्रांति की तलवार जो है विचारों की शान पर तेज होगी, और क्रांति का बम बंदूक से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। तो ये विचार जो है ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। आप जिस जिस चीज से भगत सिंह ने बाद में चल के खुद ही डिनाई किया है कि भाई बंदूक से आपको बहुत कुछ नहीं हासिल होना है, आपको क्रांति करनी होगी इस देश में। इस देश के आवाज कौन है जी? हिंदुओं को मुसलमानों, हाँ इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों को तमाम हाँ देशवासियों को हाँ मिल करके प्रयास करना होगा। और उन्होंने अपनी पार्टी में भी समाजवाद शब्द का अपना माने उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई हम देश को एक समाजवादी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्तमान जो व्यवस्था है जिस पे सरकार बनने जा रही है, अगर हमको आजादी मिल भी जाती है तो उससे देश की जनता को कुछ लाभ नहीं होगा। और आज उनके जाने के इतने वर्ष बाद उनके कहे हुए एक एक शब्द को आप मिलाइए, इतनी दूरदृष्टिता जिस आदमी की, इतनी प्रखर समझ हो, इतनी प्रखर माने जो दूर के प्रखर सोचने वाला व्यक्ति, तो माने हाँ उसको हाँ आप यूं ही कैसे देख सकते हैं? आप आप माने अम्बेडकर जी को लेकर के आप सिर्फ इतना ही बयान करते हैं, या हम लोग भी करते हैं कि भाई माने एक संविधान के निर्माता, और बस सोचो एक माने ये भी एक षड्यंत्र चल रहा है कि उनको दलितों तक ही आप बांध करके रख लीजिए।
अभी एक व्यापक चीजें चल रही हैं और मैंने मुझे ये लगता है, हम लोग ये देख भी रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों में हम लोग ने देखा कि जगह जगह पे हम लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति तो लगा रहे हैं, लेकिन एक माने उनको नायक बना देने में और उनके माने कहे हुए बातों को और संविधान को और तमाम चीजों को असल जिंदगी में लाने में माने बिल्कुल ही एक अलग तरीके का उसमें विरोधाभास, एक तरीके से कहिए कि विरोधाभास चल रहा है। बतौर नायक हम लोग उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि माने अम्बेडकर जी का जो उन्होंने अपना 22 माने जब बौद्ध हिंदू धर्म को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उस वक्त जो उन्होंने संकल्प लिया, अभी आप देखिए कि दिल्ली में एक मंत्री ने उसी संकल्प को मात्र दोहराया ही तो उसका जो है मंत्रालय चला गया। अभी इतने लिखने के बाद में तो क्या अजीब, ये मैंने बहुत, मुझे तो बहुत ये अजीब लगता है कि आप एक तरफ अम्बेडकर जी की मूर्ति पूजा खूब धूमधाम से कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कहे हुए चीजों को, उन्हीं के माने संवैधानिक माने जो अधिकार हमें प्राप्त है उनको कहने का भी आज हमारे पास में अधिकार नहीं है क्या? क्या हमको अपने माने अपने हमें इतनी भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी? हमको किस धर्म को मानना है, किस धर्म को नहीं मानना है, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? इस चीज से उन्होंने झेल करके बाहर निकाला आज फिर, तो उनके कहे हुए माने एक मुझे ये लग रहा है कि भगत सिंह और अम्बेडकर को आज और अधिक पढ़ने की जरूरत है, बजाय कि उन्हें आप माने एक नायक के बतौर मूर्ति बनाकर पूजते रहें। हम माने चाहेंगे कि इस देश के लोग और तमाम नौजवान जो हैं ये कोशिश करें कि उन्हें पढ़ा जाए और असल जिंदगी में उनको अमल पर लाया जाए। अच्छा, उनका किताब है अछूतों का प्रश्न, किताब नहीं सॉरी, मतलब कि उनका एक आर्टिकल है अछूतों का प्रश्न, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है उस दौर के नेताओं को, जो बहुत बड़े बड़े नेताओं खुद को समझते थे। वो उन पे आरोप लगाया है कि वो उस समय के दौर में आजादी की लड़ाई भले ही वो करते थे, अछूतों का जो मतलब की बात करते थे, लेकिन खुद जब घर आते थे तो बिना नहाए पूरे कपड़े के सहित वो खुद को रह नहीं पाते थे जी। उस पर मतलब ये दोनों एक अलग मसला है। मान लीजिए कि दिन आप ये कोई माने कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क इसको बोला जाएगा। हम ही दिन भर अगर बाहर काम करते हैं, मान लीजिए अभी इतनी गर्मी है, माने पसीने पसीने हो जाएगा आदमी, अगर घर में जाके स्नान कर लेगा तो थोड़ा रुकना चाहेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर आप शायद देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको कि उसमें ये पेज में लिखा है कि इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। और आगे लिखे कि क्या खूब यह चाल है, सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहाँ अछूत को जा घुसे जो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है। ये भगत सिंह लिखे हुए हैं अपने अछूतों का प्रश्न जो आर्टिकल, उसमें ये लिखे हुए हैं। बिल्कुल है इसमें हम देखिए, आप माने इसको हम ऐसे देखें कि अंबेडकर जी ने जब संविधान को माने लिख करके माने जो हमारा जब उसे हमने अपनाया, तो उसमें कृपलानी जी का ये माने ऑन रिटन रिकॉर्ड है कि भाई आप जो हैं संविधान में लिख तो दिए, लेकिन आपके लोग इतने कमजोर हैं, आपके लोग इतने माने एक तरीके से बिकाऊ हैं कि उनसे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनको हम खरीद लेंगे या कुछ भी करके हम अपना माने शासन हमारा ही चलेगा। तो इसलिए तो मैंने अम्बेडकर ने लिखा कि भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो, माने संगठित हो, संघर्ष करो। ये यूं ही नहीं लिखा गया है, उसमें तमाम चीजों को, उस दौर की जितनी बातें रही हैं, उस दौर में जो कुछ भी चल रहा है उसमें तो देखिए कई लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाने का कोशिश भी किया। मान लीजिए जैसे अभी ये जाति विशेष पे कहते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ही चलता है, ये दोनों तरफ से चल रहा है। आप दलित समुदाय के जो भी कई संगठन ऐसे हैं
जो एक जाति विशेष को टारगेट करके रखते हैं। मान लीजिए जैसे ब्राह्मणों को ही उन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है। माने ऐसे तो करना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, गाली भी दे देते हैं और कुछ भी करते हैं कि माने ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई ऐसा प्रावधान तो अम्बेडकर जी ने कहीं नहीं कहा है। अम्बेडकर जी ने कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई ब्राह्मण जो है हमारे दुश्मन रहेंगे। उन्होंने व्यवस्था पर चोट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज और देश का दो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। ये उनका रिटर्न है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका रिटर्न है। आप इसको देखिए इस तरीके से, एक तो है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है। और ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है। फिर उनमें आप जो है, जैसे वो इस देश से तथाकथित लोग आज के दौर में जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में ना रहें, तो अगर वो खराब हैं तो हम जब चाहेंगे, या जो लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों को हम यहाँ से माने वो हम नहीं रखेंगे, तो वो भी उसी लहजे पे आ गए। फिर अंतर क्या रहा, ये दिक्कत नहीं। दूसरी चीज और है कि एक भ्रम फैलाया जाता है कि भाई हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का जाति से अगर मतलब है, तो मान लीजिए अम्बेडकर जी की जो दूसरी शादी, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ने ये षड्यंत्र करके ये माने उनकी शादी कराई और धीरे धीरे उनको जहर दे करके और मार डाला। इस सरासर गलत है, ये मिथक है, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। हम लोगों ने देखा कि अम्बेडकर जी की मैंने पढ़ा हर जगह से कि जब वो बहुत अस्वस्थ थे, तब उनकी जो नर्स थी, उनकी दिन रात जो सेवा करती थी, बाद में चल के उन्होंने उनके साथ में विवाह किया और ब्राह्मण जाति से थी। तो जाति विशेष से किसी को कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। इस देश में सारे लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। उन्होंने तो जाति को खत्म करने की बात की थी। जाति माने जाति के लोगों को खत्म करने की नहीं, जातिवाद को खत्म करने का उन्होंने बात किया था। इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए, इस देश में समाजवाद आना चाहिए, पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए। जब तक समाजवाद नहीं आ जाता है तब तक इस देश का हम भला नहीं कर सकते। तो ये है, तो मिथक जो है कई सारी समाज में चलती रहती हैं, इसको हम लोगों को दूर करना चाहिए। हम माने किसी जाति विशेष को टारगेट करके आप कुछ इसमें किसी को कुछ हासिल नहीं होना है। सब लोग इस देश के माने वासी हैं। मेन मुद्दा है कि भाई सभी लोगों को उनके योग्यता के अनुसार इस देश में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको उनकी योग्यता के अनुसार जीने का और संवैधानिक अधिकार जो हमें प्रदत्त प्राप्त है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुख्य मुद्दा यही है। तो इसी पे हमारी लड़ाई होनी चाहिए। इधर उधर की बात करने से तो भाजपा को ही बेसिकली फायदा होना है, और वो चाहते भी हैं कि आम माने तमाम लोग इसी पर अपना चलते रहें। यही कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में हम लोग नहीं फंसना चाहिए। हमारा सीधा सीधा अभी मकसद यही है कि भाई इस देश को बर्बाद करने वाली जो सबसे बड़ी ताकत है, जो भाजपा है, जिसकी ना आजादी की लड़ाई में कभी कोई माने कोई उसमें रहा है, ना ही उनका संविधान में कोई विश्वास रहा है। पहले मनुस्मृति और फिर उन्होंने माने इस देश का संविधान को धीरे धीरे परिवर्तन करने का कोशिश किया। असंवैधानिक तौर पे इन लोगों ने अभी आर्थिक रूप से सवर्णों को 10% आरक्षण देने का काम किया। इसके बावजूद आप तमाम बहालियों में हम देख रहे हैं कि माने आरक्षित कोटे को वो लोग बिना फुलफिल किए हुए और तमाम माने मनमाने तरीके से सब कर रहे हैं। बैकडोर एंट्री से सभी आईएएस और आईपीएस की बहाली अभी होने शुरू हो गई है। तमाम देश के जो माने संवैधानिक पद हैं या जो स्वतंत्र संस्थान है हमारे देश को चलाने वाले, उन सभी संस्थानों पर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। अब तो न्यायपालिका पर भी कब्जा माने कि शुरू हो गया है। शुरू क्या हो गया, अब तो चल ही रहा है, खुलेआम हम लोग देख रहे हैं। जो उनके पक्ष में फैसला दे रहे हैं, उन जजों को माने बड़े बड़े पोस्ट और राज्यसभा और तमाम माने चीजें अब चल रही हैं। तो न्यायपालिका पर भी अब एक माने उनका खतरा माने कि बढ़ गया है। तो ये तमाम चीजों को खत्म करके फिर से संविधान की जगह वही अपना मनुस्मृति वाला जो संविधान है इसको बदल करके चलाने का इनका जो साजिश है, इसको हमको समझ करके और आगे बढ़ने का माने काम करना होगा। अन्यथा ये बहुत माने बुरी तरीके से हम लोग
पसंद। अच्छा, यही है। आपकी बात से जितना मतलब कि निचोड़ निकला है, कविता है जर्मनी में शायद वो लिखा गया था, याद नहीं, कभी कभी देखने को मिल जाता है कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, तो हम कम्युनिस्ट थोड़ी ना थे, जी है ना, वो कविता शायद आपको याद होगा। फिर वो जी। समाजवादियों के लिए आएंगे, फिर वो मुसलमानों के लिए आए, तो हम मुसलमान थोड़ी ना है। फिर वो पिछड़ों के लिए आएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो भाजपा जो रणनीति है उनका, वो धीरे धीरे सबको खत्म कर देगी। हम्म। हाँ, वही था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए और मैं चुप रहा हाँ क्योंकि हाँ मैं यहूदी नहीं था। मैंने हाँ हाँ, ये यही देखिए, है। वो तो माने इसलिए तो हम कह रहे हैं, हम लोगों ने अभी पिछले दिनों राम माने अम्बेडकर जयंती के दिन में भाकपा माले ने पूरे राज्य भर में सद्भावना, एकजुटता, भाईचारा मार्च निकाला कि हम्म अभी जो देश में सबसे बड़ा जो खतरा है कि जैसे सासाराम और बिहार शरीफ में आप लोगों ने देखा कि माने हम्म ये तमाम संगठन जो देश में उन्माद और उत्पाद फैलाए हुए हैं, उन सभी का माने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है संबंध भाजपा से रहा है और आरएसएस से रहा है। ये माने सर्वविदित है, ये रहा है। आप चाहे सासाराम का ले लीजिए, या ले लीजिए, या पिछले दंगों का ही आप ले लीजिए, तो इनकी राजनीति ही दंगा कराने की राजनीति है। और इसमें कुछ हमारे माने दलित समुदाय के, पिछड़े समुदाय के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अज्ञानतावश, जो अपने माने अज्ञानतावश ही कहेंगे उनको, क्योंकि जो लोग भी, जिनको भी ये बात उन समझ में आ जाती है, भाजपा का असली चरित्र जिनको पता है, वो इसमें माने कि शामिल नहीं होंगे। तो अज्ञानतावश उसमें आ रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे हमारे माने सहानुभूति है, लेकिन फिर भी जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए तो न्यायपालिका के तहत में न्याय प्रदत्त जो भी कार्रवाई होगी उनके ऊपर हो ही रही है। तो अभी सबसे जरूरी है कि भाई इस देश में आप माने एकता और भाईचारा को आप बनाए रखिए। ये हमारे लिए आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम देश में एकता को कैसे कायम रखेंगे। हम लोग हिंदू और मुस्लिम के सवाल पर माने माने बंटना नहीं है। हम लोग को अपने जो असल मुद्दे हैं, हमारे जो असल मुद्दे हैं, उन पर हमको अपना विचार रखते रहना है। हमारा अभी है कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। आपने जो तमाम 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उन रोजगार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस देश के तमाम संपत्ति पर आप लोगों ने जो कब्जा करके रखा हुआ है, और अब तो जंगल पर भी उनकी नजर आ चुकी है। तमाम माने कानून में संशोधन करने के बाद में अब जंगलों को भी उनको दिया जा रहा है। तो ये सब को बाकी सब चीजें, इनके ऊपर में भाजपा के ऊपर में कोई माने मायने नहीं है, उनको बस कुर्सी चाहिए। और वो कुर्सी के लिए किसी आप मैंने देखिए कि राज्यपाल मलिक जी ने कितना जबरदस्त उसको यहाँ पे लगाना और अपनी संपत्ति बनाना, देश की तमाम गरीबों से पैसा लेकर के और दे देना उनको, कई तरीके के ये सब चल ही रहे हैं। और इसके बाद तो ये है कि देश और सेना और तमाम इन माने ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें देशभक्ति, इनकी देशभक्ति तो हम लोग ने देख ही लिया पुलवामा में। अब तो ये बातें खुल करके भी आ गई कि जवानों ने माने हवाई जहाज की मांग की थी डिफेंस मिनिस्ट्री से, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी मना कर दिया कि भाई मैंने अभी राज्यपाल साहब को कि आप चुप रहिए, इस मुद्दे पर कुछ मत बोलिए। मतलब ये प्री प्लानिंग है। एक 300 पहले तो मैंने देशवासियों को यही लग रहा था कि भाई अचानक से ये हादसा हो गया। फिर ये सामने आता है कि 300 किलो आरडीएक्स वाली कार जो है 8 से 10 दिनों तक कश्मीर की घाटी में घूमती रही और किसी को कुछ पता नहीं चला। पूरा डिफेंस का फेलियर है। ये का मतलब ये होता है कि ये जो है हमारे देश के जवानों को माने उनकी शहादत को इस्तेमाल माने चुनाव जीतने के लिए किया गया है। और माने ये किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकते हैं। तो अभी जो है कि हम एक दूसरे का साथ दें, हिंदू मुस्लिम सभी, सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का अभी साथ दें और अपने मुद्दों पर अडिग रहें। हमारा मुख्य मुद्दा है भाई शिक्षा है, हमारा मुख्य मुद्दा है इस देश की संप्रभुता है, हमारा मुख्य मुद्दा रोजगार है, हमारा मुख्य मुद्दा गरीबी है, हमारा मुख्य मुद्दा देश की प्रगति है, ये भाईचारा है। तो इन मुद्दों पर हम अपना माने चुनाव लड़े और उस हम्म। 2024 में सत्ता से इनको बाहर करें। बाकी अच्छा तमाम मतलब, चीजें। जी
जी जी अब बताइए। अब लास्ट किया जाए, बहुत 1 घंटा हो चुका है लगभग हम। और जी इस बात को थोड़ा पूछना चाहेंगे कि अब सीनियर होने के नाते आप हम लोग को बता सके, हम जो युवा राजनीति कर रहे हैं उसमें राजनीति किस प्रकार से किया जाए। हम्म। कुछ 2 मिनट अगर बता सके हम लोग को आप, तो अपने अनुभव से, तो वो हम लोग को काफी योगदान मिलेगा इस चीज में। देखिए, युवाओं के सामने तो राजनीति का मतलब आप क्या समझते हैं, पहले तो इसको देखना होगा। हम्म, राजनीति से भी, राजनीति जो है देश के नागरिकों से चलती है, और आप जो है एक अच्छे नागरिक बने, इससे बड़ा और माने कुछ नहीं हो सकता है। कई सारे जगहों पे हम देख रहे हैं कि लोग राजनीति का मतलब सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि चुनाव और चुनाव लड़ना, या चुनाव लड़ना, हारना और जीतना। राजनीति इससे हम्म, नहीं चलती। राजनीति जो है माने देश की दिशा तय करती है, और आप उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। नौजवानों के साथ ये है, छात्रों के साथ ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो आम और सामान्य नागरिकों से वो ज्यादा सक्षम है चीजों को समझने में। वो दुनिया को बेहतर समझते हैं, देश को बेहतर आप समझते हैं, आप सोसाइटी को आप समझते हैं, क्योंकि आप माने कॉलेज और विश्वविद्यालय और स्कूलों से निकल कर आते हैं, तो आप चीजों को और ज्यादा बेहतर समझते हैं, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, किस चीज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, किस चीज में हमारा देश पीछे जा रहा है, हमारा समाज किस तरफ में आगे बढ़ रहा है, किस तमाम चीजों में आप जो है ज्यादा सक्षम होते हैं। तो सिर्फ आप राजनीति को यही नहीं समझें कि भाई चुनाव कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसे क्या हासिल हो रहा है, बल्कि एक बेहतर देश के निर्माण के लिए सभी छात्रों और नौजवानों का सक्षम तरीके से और सजग तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करना। वोट आपका माने बहुत बड़ा ये अधिकार है, ये एक तरीके से कहिए कि दो धारी तलवार है। इसको आप सही हम्म, तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तो जो चीज आपकी माने जो चीज आपको आबाद करने के लिए, इस देश को, इस मुल्क को आबाद करने के लिए इस्तेमाल में आनी चाहिए, वही चीज अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा तो देश को बर्बाद करने के लिए भी जाएगी। और ना सिर्फ देश, देश का मतलब है हम, उस देश में हम भी आते हैं, इस देश में तमाम नागरिक भी आते हैं, तो वो हम सभी को बर्बाद माने करने के लिए भी ये काम करती है। तो इसलिए नौजवानों को बहुत सजग तरीके से राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव लड़ना भी उसका एक प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, देश को, समाज को एक दिशा देने के लिए, एक गति देने के लिए आप सभी को माने ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि जो छात्र और नौजवान हैं उनको तो कम से कम आगे रहना चाहिए। वो तमाम गलत हम्म, चीजों पर अपना हस्तक्षेप करें। जैसे कि अभी यही हुआ जो जो उत्तर प्रदेश में, जिस पे हम लोगों ने 1 घंटे से ये बात की है, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है ये माने गन राज एक तरीके से चल रहा है, काउंटर राज जिसको हम कह सकते हैं कि जो चल रहा है, इसके खिलाफ हो जाएं, उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतरना चाहिए, तमाम चीजों को। भाई आंख के बदले आंख का कानून तो कहीं भी लागू नहीं है, और आप मारते हम्म। चलिएगा तो एक दिन बचेगा क्या, आप किसे बचाइएगा। इस देश में एक तरह से इसी चीज को खत्म, मनुस्मृति का हो गया। हाँ तो माने इसी चीज को खत्म करने के लिए तो हमारे यहाँ न्यायपालिका है और तमाम चीजें हैं, तमाम हमारे संस्थान बने हुए हैं। तो बजाय उनको बाईपास करके, और माने हमने देश का माने दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे पास में है, तो उसको बाईपास करके और अपने हिसाब से चला करके, और उसमें जरूर आपको माने एक उत्साह हो सकता है, जैसे कि कई लोगों को आकर्षित करती है माओवादियों की भी, कि भाई वो लोग भी अपना जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लोगों को मार देते हैं। हम लोग उसके समर्थक नहीं है। गोली बंदूक, और भगत सिंह ने भी कहा है कि भाई बम और बंदूक से आपकी समस्याओं और इस देश में क्रांति लानी संभव नहीं है। वो आपका हिस्सा हम्म, कभी भी हो सकता है, लेकिन वो उससे संभव नहीं। उसके लिए आपको वैचारिक रूप पर बहुत मजबूत होना होगा, और वैचारिक रूप से मजबूती आज के छात्र और नौजवानों के बीच में है। तो आप पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, और इस किताब के अलावा, अपनी कोर्स की किताबों के अलावा भी राजनीति के तमाम जुड़े हुए चीजों को आप ज्ञान प्राप्त करें, और समाज को एक दिशा दें। ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप उल जलूल चीजों को पढ़ें, हिंदू मुस्लिम करें, और अपना और अपने समाज को ये बर्बाद करें। हम यही देश के नौजवान साथियों से कहेंगे कि देश में जो भी मानवता को प्रभावित करती है चीज,
जो भी नौजवानों को और हम सभी को जो चीजें प्रभावित करती हैं, उसमें अपना विचार जरूर रखें, उसमें अपना हस्तक्षेप जरूर करें। आपका हस्तक्षेप ही इस देश को और सही रास्ते पर ले जाएगा, हमारे समाज को सही रास्ते पर ले जाएगा। अन्यथा ये दो तरफा तलवार है ही, जैसे मैंने कहा, वो हम सब की बर्बादी का कारण बनेगा। यही है। अच्छा, लास्ट लास्ट एक सवाल बस पूछूंगा कि मतलब कि जैसे कि कम्युनिस्टों के लिए जाना जाता है, वो किताबी प्रेमी उनको जाना जाता है। आपका जी कोई फेवरेट किताब रहा हो और आप बताना चाहते हो नौजवानों को कि कोई किताब वो पढ़े? ये लास्ट सवाल होगा, आपको बता सके तो बताइए एक बार। देखिए, इस वक्त माने हाँ, जो हालात बने हुए हैं देश में, ठीक है, हाँ, कम्युनिस्ट को माने किताबों का प्रेमी क्या है, माने पढ़ना अच्छा चीज है। आप पढ़ेंगे तो दुनिया के बारे में हमारी समझदारी जो है वो बढ़ती है। आप खुद ही देख हाँ, लीजिए, हाँ, हमारे पास तो माने जिनकी, भगत सिंह का हम उदाहरण लेते हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, हमारे आदर्श रहे हैं। और भारत के संदर्भ में माने कम्युनिस्टों के लिए भी भगत सिंह से बड़ा कोई आदर्श आज तक नहीं है। तो इसलिए उनकी तमाम, हम लोग अपना मानते हैं, उनकी तमाम लिखी हुई किताबें हैं, वो हमारे लिए माने बेहद पढ़नी बेहद जरूरी है। जैसे उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ, धर्म के हाँ, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए उन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं। उन छात्रों से तो ये मैंने एक जगह उन्होंने ये भी कोट किया है कि भाई, अगर आप केवल क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इस पढ़ाई का कोई आपका औचित्य नहीं है। तो देश और समाज को एक दिशा देने के लिए आप तमाम चीजों को पढ़ें। तो अभी तो है कि सबसे जरूरी है कि आप भगत सिंह को पढ़ें और अंबेडकर को पढ़ें। फिलहाल हमारे लिए यही सबसे बड़े आदर्श हैं और उन्हीं को हैं। इससे हमारी समझ बढ़ेगी और हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि देखिए, और माने आज भी देखिए, आज के संदर्भ में भी जिस तरीके का काम चल रहा है और जिस तरीके से भाजपा द्वारा झूठ का प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाया जा रहा है, उनका झूठ फैलाने का माने स्पीड इतना तेज है कि सच आते आते वो दो चार और झूठ माने बोल जाते हैं। तो ये बहुत तेज है। इसके लिए आपको अगर कुछ काट करना है तो आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए, और सटीक जानकारी आपको इतिहास के पन्नों से मिलेगी। तो इसीलिए भगत सिंह और अम्बेडकर को पढ़ना आज के समय में हमारी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि इसी पढ़ाई के बदौलत पूरी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में बहुत मामूली सी उम्र में ही दुनिया को भगत सिंह ने ये दिखा दिया कि देखिए क्या है इनकी कानून व्यवस्था, क्या है इनका राज। ये जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये तो मुझ जैसे साधारण आदमी से न्यायालय में जिरह करने से माने डरते हैं। ये डरते हैं कि हमसे माने ये बहस कर पाए। तो ये है, ये ज्ञान की बदौलत ही होता है। तो अभी के समय में हम सभी साथियों से यही अपील करेंगे कि भगत सिंह को पढ़ें और अम्बेडकर को पढ़ें, और इसी इसी के साथ माने कि अपने आगे बढ़े। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारे युवाओं के बीच बहुत ही अच्छी बातें कही और बहुत ही जानकारी हमें आपसे मिली। और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा हम लोग के साथ जुड़ते रहेंगे और इसी तरह अपनी बातों को रखते रहेंगे। जी और इसी के साथ जी